एक लड़की परिवार के लिए हमेशा बोझ ही होती है। इतना कहकर मेरे चाचा ने पापा की तरफ देखा। मेरे पापा ने उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक लड़की होने के नाते उनका ना बोलना भी मेरे लिए एक जवाब ही था। मैं चुपचाप चाय के कप लेकर किचन की तरफ चल दी। मेरी मम्मी किचन में कढ़ाई में सबके लिए समोसे तल रही थी। मैंने जाकर गुस्से में कप रखे और पानी खोलकर कप को भिगाने लगी। मेरी माँ को मेरे हाव भाव से समझ में आ गया कि कुछ तो बात हुई है। मेरी माँ ने मेरी तरफ मुखातिब होकर पूछा कि क्या हुआ छोटी, चाय में चीनी कम थी क्या? मैंने मम्मी की तरफ नाराज निगाहों से देखा और कुछ बोलने ही वाली थी कि मेरी मम्मी ने मेरे मुंह में समोसा ठूस दिया और मम्मी बोली, कोई नहीं, तू समोसा खा। बड़ों की बातों का बुरा मत माना कर, वो जो बोलते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता। मैंने मम्मी की तरफ शिकायत भरी निगाहों से देखा तो मम्मी ने उस शिकायत को हंसकर टाल दिया और फिर समोसों से भरी प्लेट को बाहर हॉल की तरफ लेकर चल दी। मैं किचन में खड़े खड़े सिंक में रखे हुए कप्स को घूरने लगी। तभी मेरे बड़े भैया किचन में पानी लेने आए और मेरे उदास मुंह का कारण पूछा। मैंने उनको बाहर हुई उस बात के बारे में बताया तो उन्होंने भी हंसकर वो बात चाय के ऊपर की मलाई की तरह आसानी से हटा दी और मुझसे इतना ज़्यादा ना सोचने की बात की। मैं अपने खानदान में इकलौती लड़की थी। मेरे पापा 2 भाई थे, जिसमें मेरे चाचा को 2 लड़के हुए थे और मेरे पापा को बड़े भैया और मैं। इसलिए शुरुआत से ही मेरे खानदान में लड़की होने के नुकसान ही रहे हैं। मुझे हमेशा 1000 पाबंदियों के साथ जीना पड़ा है और आज जब मेरी शादी की बात चल रही है तो मेरे चाचा के मुंह से ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, जिस पर मेरे पापा ने भी चुप्पी रखकर जैसे उस बात को बढ़ावा दे दिया। मैं उनकी इस बात से खफा थी। मैं एक बार फिर से अपनी उस नाराजगी को दूर करके बाहर हॉल में जहां सब लोग बैठे थे वहां पर गई तो मुझे आता देख मेरे चाचा ने पापा को एक और बात बोली कि भाई साहब, अब दहेज भी तो देना होगा ना छोटी के लिए, इसलिए बोला था बेटी को ज़्यादा मत पढ़ाओ, क्योंकि सारा पैसा और सेविंग्स तो आपने छोटी की पढ़ाई में ही लगा दी। जिस पर पापा मेरे चाचा को बोलते हैं कि कोई नहीं, कुछ जुगाड़ देखता हूँ मैं, छोटी की शादी तक तो हिसाब बन ही जाएगा। फिर मैं आगे बढ़कर वहाँ सबके सामने एक सवाल रखती हूँ कि लड़के वाले कब आ रहे हैं। मम्मी वहाँ से जवाब देती हैं कि कल ही आएंगे, क्योंकि वो आगरा में रहते हैं तो एक दिन की जर्नी करके आगरा से यहाँ पर आएंगे। मैं ये सुनकर थोड़ी देर के लिए सकते में रह गई कि आखिर मेरे घर वालों ने मुझे एक बार भी ये बताना मुनासिब नहीं समझा। मैं चुपचाप अपने रूम की तरफ चल दी। हम इस घर में 4 लोग रहते हैं, मैं, मम्मी, पापा और भैया, और हमारे चाचा बगल वाले घर में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। और अगल बगल में घर होने की वजह से दूर रहने के बाद भी हम दोनों घर जॉइंट फैमिली की तरह ही रहते हैं कि अगर चाचा को कुछ छोटी बात भी करनी होती है तो वो रात में भी पापा के पास आकर पापा से पूछ लेते हैं। वही हाल मेरे पापा का भी है। मेरे पापा एमसीडी में सरकारी जॉब पर हैं, वही मेरे चाचा कॉन्ट्रैक्टर हैं। मेरे बड़े भाई ने अभी ही अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म की है और मैं बीएड की तैयारी कर रही हूँ। मुझे बचपन से ही टीचर बनने का बहुत शौक था, इसलिए जब थोड़ी बड़ी हुई तो घर पर ही पड़ोस के बच्चों को कोचिंग देने लगी और अब स्कूल में टीचर बनने के लिए तैयारी कर रही हूँ। अगले दिन सुबह सुबह पूरे घर में शादी का माहौल बना हुआ था। मेरी चाची, मेरे चाचा और उनके दोनों लड़के घर पर सुबह सुबह आ गए थे। मम्मी और चाची किचन में अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, समोसे और स्नैक्स बना रही थी। पापा और चाचा हॉल में बैठकर चाय के कप पर कप खत्म कर रहे थे और बीच में फ़ोन पर लड़के वालों से बात कर रहे थे। मेरा बड़ा भाई बाहर से मेहमानों के लिए कुछ कुछ सामान ला रहा था। वहीं चाचा के दोनों लड़के यानी कि मेरे छोटे भाई दोनों एक तरफ अपने अपने फ़ोन में लगे हुए थे। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर जाती हूँ और किचन की तरफ जाती हूँ। मेरी माँ मुझे देखकर बोलती है, अरे बेटा, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? जा अपने रूम में और वो अच्छी सी दिवाली वाली साड़ी रखी है उसको निकालकर वो लाल वाले ब्लाउज के साथ पहन कर आ। मैं आधी नींद में मेरे घर की ये सारी चीज़ें सुबह सुबह समझने की कोशिश कर रही थी। तभी बाहर से मेरे चाचा की आवाज़ आती है कि सुनो, लड़के वाले आ गए। एकदम से ये सुनकर मेरी चाची और मम्मी दोनों पैनिक कर जाती हैं।
मेरी मम्मी मेरा हाथ पकड़कर मुझे रूम में ले जाती हैं और फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने मुझे बिठाकर जल्दी से तैयार करने लगती हैं। और तैयार करते करते मुझे कैसे कैसे क्या क्या करना है मैं चुपचाप बैठकर मम्मी के 100 रूल्स ऑफ हाउ टू बी अ गुड गर्ल सुन रही थी। फिर बाहर से चाची आकर मम्मी को बोलती हैं कि भाभी चलो छोटी को लेकर। मेरी मम्मी मुझे खड़ा करती हैं, एक बार ऊपर से नीचे की तरफ देखती हैं, फिर हाथ से मेरी नज़र उतारकर सर पर पल्लू रखा के बाहर ले आती हैं। मैं किचन की तरफ जाती हूँ। मम्मी मेरे हाथ में चाय की प्लेट पकड़वाती हैं और हॉल में चलने को बोलती हैं। मैं जैसे ही हॉल में कदम रखती हूँ, सामने सोफे पर मुझे लड़का और उसके मम्मी पापा दिखते हैं, जिसमें एकदम से वो मुझे देखकर कुछ खुसफुस करने लगते हैं। मैं जाकर प्लेट को टेबल पर रखती हूँ और पापा के बगल में जाकर बैठ जाती हूँ। पापा मेरा सारा बायोडेटा लड़के वालों को बताने लग जाते हैं। और जब मेरे पापा बोलते हैं कि छोटी बीएड की तैयारी कर रही है, बचपन से इसको टीचर बनना है, तभी लड़के की माँ उनको काट कर बोलती है कि देखिए भाई साहब, हमारा लड़का बड़ी एमएनसी में जॉब करता है, अगर बहू भी काम करेगी तो फिर घर कौन संभालेगा? तो हम तो अपनी बहू को काम नहीं करने दे सकते, और लड़की को तो घर का ही काम करना चाहिए। लड़कियां बनी ही घर के कामों के लिए हैं। मेरे पापा इन सब पर कुछ नहीं बोलते हैं। मुझे ये सब सुनकर गुस्सा आता है और मैं वहां से उठ जाती हूँ। मम्मी पीछे से मेरा हाथ पकड़ती हैं तो मैं उनकी तरफ गुस्से से देखती हूँ और बोलती हूँ कि घर पर पापा के लिए मैं बोझ हूँ, यहाँ शादी करके जाऊं और फिर इन पर भी बोझ बन जाऊं, ताकि ये मुझे दिन रात सुना सके कि मैं आखिर पूरे दिन काम ही क्या करती हूँ। तो आप सब मुझे माफ करें, मैं तो टीचर बनूंगी, जॉब करूंगी, ताकि आगे चलकर किसी पर भी कोई बोझ ना बनूं। और अगर आपको ऐसी बहू नहीं चाहिए तो आप जा सकते हैं। ये सुनकर वहां बैठे सब लोग चौंक जाते हैं। मेरे चाचा बात कवर करने की कोशिश करते हैं, तभी मेरे पापा सामने से बोलते हैं कि हाँ, सही तो कह रही है मेरी छोटी, उसको किसी पर बोझ नहीं बनना, वो मेरी बेटी है, अपना सब अपने आप करेगी, और अगर आपको मंजूर है तो आगे बात करते हैं, नहीं तो आप जा सकते हैं। मुझे पहली बार अपने पापा की ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं पापा को जोर से गले लगा लेती हूँ और मेरे पापा मुझे सहलाते हुए बोलते हैं कि एक लड़की कभी भी बोझ नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर हर माँ बाप यही सोचने लगें कि उनकी बेटियां उनके लिए बोझ नहीं होती हैं, तो हर बेटी की जिंदगी सुधर सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये सुविचार पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही सुविचार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे सुविचार चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।